दोस्तों, जीके बाई केडी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम है उसकी सीरीज चलाई थी। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। और आपको पता होगा, हमने भारत का संविधान के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, आपको यह भी पता होगा, जो भारत का संविधान है, सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। और मैंने आपको बताया था, जो पृष्ठभूमि है दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा है? एक है कंपनी के अधीन शासन और दूसरा है क्राउन के अधीन शासन। दोस्तों, जो एक कंपनी के अधीन शासन था, इसमें आपको मैंने बताया था पहले ही, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद में जो इलाहाबाद में संधि हुई थी दो, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक अवध के नवाब के साथ। उसके बाद में आपको पता होगा, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बन गया था। और उसमें जब कंपनी में व्याप्त समस्याएं आई, उसकी समस्या समाधान के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। उसके बाद में 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें मेन काम क्या किया था? जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। दोस्तों, ये आपको पता होगा। इसके बाद में 1781 में एक क्या आया? सेटलमेंट एक्ट आया था। ठीक है। उसके बाद में 1784 में 3 साल के बाद 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। इसके बाद दोस्तों, आप हमने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट, और उसके 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें सीमित ही रह गई थी, क्योंकि आपको पता है, जो भारतीय जनता थी, भारतीय शासक थे, जो भारत के लोग जो ब्रिटिश सेना में शामिल हो रहे थे, या फिर किसान थे वो, और जो जाति या जनजातीय लोग काफ़ी पीड़ित हो रहे थे, उस स्थिति में एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिला, जिसको बोलते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा, 1857 का जब विद्रोह हुआ था, इसमें भारतीय लोग काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर का सहयोग किया था। दोस्तों, जो ब्रिटिशर का सहयोग किया था, और वहाँ की उनकी स्किल्स फौज थी, या फिर जो उनके पास वेपन थे अच्छी क्वालिटी के थे, जिसमें भारतीय लोग पूर्णतः साबित नहीं हो पाए थे। ठीक है। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे हम 1857 का विद्रोह। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह था ना, बड़ा ही गजब का था, और इसमें ब्रिटिश सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया, और मजबूर इतना किया कि जो कंपनी से जो शासन है वो अपने अधीन ले लिया। इसके बाद में क्या हुआ? जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार से चलने शुरू हो गया था। ठीक है। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था मित्रों, और इस विद्रोह में जब हम बात करेंगे, क्या 1858 का एक एक्ट आया था, क्या बोलते हैं इसको? भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 1861, 1892 और 1909 के, ये क्या थे? भारत शासन अधिनियम। इसमें दोस्तों इनको लग गया था ताकि हम अकेले रह के यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर हो गए थे। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी बढ़ गया था, और जो कनेक्टिविटी जब बढ़ी थी, तो राष्ट्रीय आंदोलन बड़ी तर्ज पर चलना शुरू हो गया था। 1857 का विद्रोह का इम्प्लीकेशन ये निकला कि उन्होंने 1858 में भारत शासन अधिनियम लेके आए। 1858 भारत शासन अधिनियम लेके आए। इसमें क्या क्या फैक्ट रखे दोस्तों? जो पहले तो भारत शासन को अच्छा बनाने वाला, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला
अधिनियम कहा गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम क्या गया, एक तो इसका ये नाम दिया गया। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, ये 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये क्या किया, इसमें गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय बना दिया। क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। और मित्रों ये आपको याद रखना है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत सारा पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। दोस्तों ये आप जरूर याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग का नाम। और लॉर्ड कैनिंग का ही नहीं मित्रों, आपको 1765 में जब बंगाल का गवर्नर बना था लॉर्ड क्लाइव, वहां से लेके 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो उसमें आपको पता होगा लॉर्ड नवारन हेस्टिंग्स थे, वो जो भारत के, ये भारत के नहीं बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। लेकिन 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों, इसमें क्या कर दिया, इसमें भारत का गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय का जो पद है उसका सर्जित किया, यानी सर्जन किया। दूसरे टाइप हम देखेंगे, इसमें क्या था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इनको समाप्त कर दिया। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में तीसरा जो मेन पॉइंट है हम याद रखेंगे, इसमें क्या, एक नया पद बना दिया, एक नए पद का सर्जन, जिसे क्या कहा गया, भारत सचिव। क्या कहा गया मित्रों, भारत सचिव। आपको यह भी पता होगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। किसका, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य। और दोस्तों ये जो भारत सचिव बनाया गया था, इसके लिए 15 सदस्यीय समिति भी बना दी थी। ठीक है, 15 सदस्य मिलकर इसको क्या करेंगे, रिपोर्ट, इसको हेल्प करेंगे, यानी 15 सदस्यीय समिति का गठन। इसका मेन काम यही था दोस्तों, इसको हेल्प करना था। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये क्या, जो कानून के तहत भारत सचिव का जो परिषद का गठन किया गया था, वो एक क्या था, निगमित निकाय था। क्या था ये, कि निगमित निकाय। निगमित निकाय, निगमित निकाय को बोलते हैं कोऑपरेट बॉडी। ठीक है, कोऑपरेट बॉडी थी। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, आप इसमें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता है जो राजस्व गवर्नर अक्षेत्र, यानी गवर्नर अक्षेत्र राजस्व इत्यादि का जो काम था वो किसने ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने, या ब्रिटिश सरकार ने बोल सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने ये काम ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो 1858 का जो शासन चला था, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल के लिए बनाया गया था। इसका क्या था, इंग्लैंड की जो सरकार थी भारत में सुपरविजन या अधीक्षण या निगरानी रख सकती थी, अधीक्षण और निगरानी का काम किया गया था। तो दोस्तों इसको हटा लेते हैं।
इसमें अभी बात करेंगे, ये जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, 3 अधिनियम आए थे। कौन कौन सा था? एक 1861 का था, एक 1891 का था, और एक है 1909 का। ये आप याद रखिए, 92 का था। अभी हम बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे? क्योंकि आपको पता है 1857 में जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद में भारतीयों को भी पार्टिसिपेट करवाया गया। ठीक है, ये हम एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहले जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया, उसमें भारतीयों को शामिल किया, भारतीयों को शामिल किया गया। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। और आपको पता है, और जो वायसराय की विस्तारित परिषद में, गैर सरकारी सदस्यों का की भागीदारी बढ़ाई गई। एक तो ये मेन काम किया था। इसमें आपको पता है वायसराय ने 1862 में कौन कौन सा शामिल किया था? बनारस, पटियाला एवं सर दिनकर राव, इनको क्या किया था? विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया, मनोनीत किया। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है मद्रास और जो मुंबई थी, बम्बई की प्रांतीय सरकारों को विधायी शक्तियां पुनः मिल गई थी। इससे क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की स्थिति बढ़ी, विकेंद्रीकरण की ओर कार्य किया। आप एक चीज इसको देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो विकेंद्रीकरण, जो सेंट्रलाइजेशन करने की बात की थी, इसमें 1773 का जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर रख दी थी। लेकिन ये 1861 का जब ये कानून आया था, इसमें वो डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण की तरफ फिर बढ़ा दिया था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, ये लगातार चलता रहा कब तक है? 1937 तक। आपको पता है 1937 तक प्रांतीय स्वायत्त, ऑटोनोमस होता है स्वायत्त, स्वतंत्र स्वायत्त मिल गई थी। दोस्तों ये जरूर याद रखना हमारे को। इसके बाद में दोस्तों बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, ये जो तीनों राज्य थे, इनको क्या हुआ था? विधान परिषद का गठन किया गया था, विधान परिषद का गठन किया गया। हम ये चीजें देखेंगे। इसके बाद में जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत
बता देता हूँ, 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने आरंभ की थी। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने आरंभ की। दोस्तों ये जरूर याद रखिए, पोर्टफोलियो जो प्रणाली है वो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी 1859 में। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, वायसराय को आपातकाल, शक्ति किसको थी? वायसराय को आपातकाल में, वायसराय को आपातकाल में शक्ति दी गई अध्यादेश लाने की, अध्यादेश की शक्ति। दोस्तों ये याद रखिएगा, 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 1892 का अधिनियम की। अभी दोस्तों हमने 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 3 काम हुए थे भाई मेन, तो अगर मेन तौर पे बात करेंगे 3 काम हुए थे। क्या? एक तो केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदों में, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। एक तो ये ध्यान रखना है मेन, ठीक है। आपको पता है बहुमत तो सरकारी सदस्यों का ही होता था, बहुमत लिख देता हूँ यहाँ, सरकारी सदस्यों का संख्या तो बढ़ा दी थी लेकिन बहुमत होता था सरकारी सदस्यों का। दूसरा मेन काम क्या किया था भाई, इसमें तो विधान परिषद के जो कार्य में वृद्धि की थी, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। एक ये चीज याद रखनी है, विधानसभा के जो कार्य थे उसमें वृद्धि की गई। आपको पता है वृद्धि में क्या क्या? बजट पर बहस करना, बजट पर बहस करना लिख देता हूं, और कार्यपालिका के प्रश्नों का, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत करना, अधिकृत करना। दूसरा मेन काम यह था दोस्तों। इसके बाद में केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद एवं बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या था? गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, ठीक है, यानी कि नॉमिनेशन करना। और वायसराय की शक्ति का प्रावधान था, इसका प्रावधान था वायसराय की शक्तियों का और का प्रावधान, आप इसमें ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पता ही है ये मेन 3 कार्य हुए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1892 में हमने एक एक करके देखा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, बहुमत हालांकि सरकारी सदस्यों का होता था। विधान परिषद में कार्यों में वृद्धि की गई, एक तो बजट पर बहस कर सकते थे, दूसरा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर सकते थे। तीसरा मेन कार्य क्या था? केंद्रीय विधान परिषद एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स
में जो गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन और वायसराय की जो शक्तियां थी उसका प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये 1892 का भारत शासन अधिनियम था। इसके बाद में हम बात करेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको दोस्तों सबसे पहले तो बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले है जो मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ठीक है, आपको पता है मार्ले भारत में वायसराय थे और जो मिंटो थे वो सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे खास बात क्या हुई थी, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था इसमें की गई थी। दोस्तों ये आप जरूर याद रखिएगा। इसमें सबसे मेन क्या था, एक तो केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद। जो केंद्रीय विधान परिषद थी दोस्तों, इसमें जो संख्या है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। जबकि जो प्रांतीय विधानसभा थी इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी, इसकी निश्चित सीमा नहीं थी, यानी लिमिट नहीं थी इसकी। वो तो राज्य का जो स्टेट है, प्रांत है, प्रोविजन है, प्रोविंशियल है, वो उसकी क्षेत्र के आधार पर घटा बढ़ा सकते थे, इसका कोई फिक्स था नहीं। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में जो 16 सदस्य होते थे गैर सरकारी, उसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 60 कर दी। ये बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ था। इसके बाद में दोस्तों, हालांकि बहुमत किसका होता था, बहुमत होता था सरकारी सदस्यों का, सरकारी सदस्यों का बहुमत होता था दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, सरकारी सदस्यों का। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में यहाँ छूट दे दी थी, बहुमत की छूट दे दी, किसमें, प्रांतों में छूट दी गई प्रांतों के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का हो सकता था। और इसमें विधान परिषद के जो सदस्य, जो चर्चा है, विधान परिषद की चर्चा अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प रखना, बजट पर संकल्प रखना, तो दोस्तों ये काम दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, पहली बार किसी भी भारतीय को, पहली बार वायसराय की जो कार्यपालिका का एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये आप जरूर याद रखिएगा। और आपको यह भी पता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने थे। कार्यपालिका में जुड़ने वाले कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद है, प्रथम भारतीय जो वायसराय की कार्यपालिका एसोसिएशन के सदस्य बने थे। कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम यानी फर्स्ट इंडियन था जो इस तरह का उसमें शामिल हुआ था। तो दोस्तों इसमें आपको यह भी पता होगा
इसको कौन सा सदस्य बनाया था? विधि सदस्य बनाया था भाई, कानून का विधि सदस्य बनाया गया। आप ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंसी ऑपरेशन बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। दोस्तों ये सीधे उठा के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें पार्लियामेंट सुधार इसको बोलते हैं। इसमें आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम या फिर मुस्लिम लीग के लिए अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। आपको बता देता हूं, जो इसमें था, जो भारत का शासन अधिनियम था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे उसकी संख्या बढ़ा के 16 से 60 कर दी, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इसकी निश्चित सीमा नहीं थी और इसमें बहुमत से भी छूट दी गई थी। इसके बाद में हम बात करेंगे विधान परिषद की जो चर्चा है, अनुपूरक प्रश्न पूछना है या फिर बजट पर संकल्प रखना है, ये सब राइट गैर सरकारी सदस्यों को दिए गए थे। तो पहली बार वायसराय की जो कार्यपालिका है उसका एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बने थे इसमें वायसराय की कार्यपालिका की एसोसिएशन में। और अपना दोस्तों ये प्रथम भारतीय थे, ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे 1919 का भारत शासन, इसको साफ कर लेते हैं। उन्नीस सौ 19 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम है इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। सबसे पहले तो हमारे को ये याद रखनी है और आपको बता देता हूं, ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को कहा, हम क्रमिक रूप से यानी क्रम से या क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी यानी भारतीय की उत्तरदायी सरकार बनाना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया गया था इसमें। आपको पता होगा ये क्रमिक रूप से बनाया गया था। 1919 में क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया, जिसको लागू कब हुआ था? 1921 में ये लागू हुआ था भाई, 1921 में लागू किया गया। दोस्तों आपको यह भी पता होगा जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था और इसमें जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी लोग थे, इसमें ब्रिटेन का सहयोग किया था। खासकर अगर हम बात करेंगे नरम दल के, जो कांग्रेस का दल था, उसने काफ़ी सपोर्ट किया था और आह्वान भी किया था ताकि भाई जो ब्रिटिश सेना है उसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें और ब्रिटेन की मदद करें। उनको उम्मीद ये थी कि इसके बदले में भारत को कुछ ना कुछ या फिर कोई उत्तरदायी सरकार या फिर भारतीयों का जो दायरा है कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या आया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम लेके आए थे,
जो 1921 में लागू हुआ था। इसको माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जो माउंटेगू थे वो बाहर थे, ये वाइसराय थे, जबकि चेम्सफोर्ड थे वो भारत सचिव थे जो ब्रिटेन में रह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री होता था जो भारत सचिव है, और उसकी हेल्प के लिए मैंने आपको ये लिखवाया ही है, 15 सदस्यीय टीम होती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इस अधिनियम के बारे में, जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय को, केंद्रीय और प्रांतीय तो दोनों के दोनों विषय थे, इसको अलग कर दिया और द्वैध शासन की शुरुआत की। सबसे पहले ये याद रखना है, द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में भी की गई थी। आपको पता है जो केंद्रीय सूची है और राज्य सूची की पहचान करके केंद्र का नियंत्रण कम किया था। अगर इधर बात करेंगे, इनकी सूची बनाकर जो केंद्र का नियंत्रण कम, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, आप ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में केंद्रीय ढांचा तो एकात्मक ही रहा, केंद्रीय ढांचा एकात्मक रहा। इसके बाद में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे दोस्तों, जो प्रांतीय विषय थे उनसे प्रांतीय विषय, इसको दो भागों में बांट दिया था। एक था हस्तांतरित, कौन सा था? एक तो हस्तांतरित था और दूसरा था आरक्षित। जो आरक्षित थे उस पर काम करना था गवर्नर व उसकी कार्यपालिका को। गवर्नर या जो उसकी कार्यपालिका थी या कार्यपालिका परिषद इस पर शासन करता था। ये उत्तरदायी नहीं थी, यानी कि ये गैर उत्तरदायी थी। ठीक है, सारी शक्तियां लेके ये जरूरी नहीं समझती थी किसी को जवाब देना, ये सब प्रोविजन किया गया था। दूसरा है हस्तांतरित। हस्तांतरित में दोस्तों गवर्नर का शासन तो होता था, इसमें मंत्रियों की सहायता भी लेता था, मंत्रियों की सहायता लेता था, ये जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद में ये उत्तरदायी भी थी। क्या थी ये? उत्तरदायी। पावर बहुत कम होती थी हस्तांतरित विषयों में, लेकिन उत्तरदायी भी इसको बना दिया। पावर सारी इसके पास होती थी, लेकिन ये उत्तरदायी थी। यही उस समय के जो शासन थी इसका मेन फॉल्ट था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें कमांडर चीफ को छोड़कर अगर हम बात करेंगे 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य, इसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होने थे, भारतीय होने जरूरी थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाया गया था। आपको पता है 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मुस्लिमों को दिया गया था, मुस्लिम लीग को दिया गया था। अब इस दायरे को बढ़ाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे को बढ़ाया गया। और कौन से शामिल कर दिया भाई? और कर दिया इसमें सिख, भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, और इसके अलावा कौन थे? यूरोपीय। यूरोपियों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जो व्यवस्था है वो कर दी थी। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसमें जो संपत्ति कर शिक्षा, संपत्ति कर यानी टैक्स
और शिक्षा, ये 3 डेडलाइन बना दी। इनको क्या दिया गया? मताधिकार। भाई ये लोग मत डाल सकते हैं जो टैक्स भरता है और जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति है और जो पढ़ा लिखा है वो क्या कर सकता है? मताधिकार का राइट दिया। वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड, उस टाइम पे कहाँ किसी के पास पैसा होता था, ठीक है, बहुत कम लोगों को ही अवसर दिया गया ताकि वो उसके लिए वोट कर सके। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे इसके बारे में, एक ऊंचा आयुक्त है, उसका कार्यालय का सृजन किया गया भाई भारत में उच्चायुक्त कार्यालय, उच्चायुक्त जो कार्यालय है वो लंदन में बनाया गया। लंदन में तो कार्यालय बनाया, सैलरी भारत के रेवेन्यू से दी जाए, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा ये भी 1926 में सिविल सेवकों, यानी कि जो ये भर्ती होते हैं ना IAS IPS, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसके बाद में बोल दिया गया अगले 10 साल के बाद में इसकी पुनः जांच की जाएगी। लेकिन आपको पता है इसका परिणाम क्या निकला? 1927 में, नवंबर 1927 में एक साइमन कमीशन भी बनाया गया था इसकी जांच के लिए, और 1930 में उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों आपको पता है इसमें लिखा हुआ था 10 साल के बाद में जो ये मांटेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके बारे में क्या की जाएगी? इसकी वैधता की जांच की जाएगी, अगर भाई अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन इसकी जो डेडलाइन थी वो 1929-30 में थी, लेकिन इसने क्या किया 2 साल पहले ही, 2 साल पहले तो नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 7 सदस्यीय गठन का आयोग किया। आपको पता है इसमें जो 7 के 7 सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। और इसके साथ क्या हुआ? भारतीयों ने इसका विरोध किया भाई, भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी जो आयोग को काम दिया गया था 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 में बनी थी, द्वैध शासन प्रणाली की जो बात हो रही है, इसमें राज्यों में सरकारों का विस्तार की बात की थी, राज्यों में सरकारों का विस्तार की बात हो रही थी। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, जो ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, यह भी बोला गया था। इसके साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की सिफारिश, सांप्रदायिक निर्वाचन की सिफारिश की थी। यानी कि ये जो था ना धार्मिक आधार पर नहीं, ये जातीय आधार पर भी करवा दिया गया था, इसने रेकमेंड किया था। तो दोस्तों आपको पता है ये जो सारी चीज़ें हैं हमने देखने को मिलती है किसमें? 1935 का भारत शासन अधिनियम में।
इससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सांप्रदायिक अवार्ड की। सांप्रदायिक अवार्ड ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है इसको गांधी अंबेडकर समझौते के द्वारा निरस्त किया गया था, जिसको पूना समझौता भी कहा गया था। इसके द्वारा ये समाप्त किया गया था। इसमें आपको पता है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन था, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने क्या किया था 1932 में, 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए, इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। प्रतिनिधित्व की योजना बनाई और इसी योजना को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दलितों का भी जिक्र था, महिलाओं का भी जिक्र था, ठीक है। ये सारी चीजें हमें आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें पढ़ेंगे। हमने पढ़ना क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें भारतीय संविधान में से अगर बात करेंगे 2/3 जो पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, ठीक है। इस अखिल भारतीय संघ में क्या क्या आना था, इसमें जो राज्य थे, राज्य और जो रियासत थी, इनको क्या माना गया, इनको माना गया भाई एक इकाई के रूप में, भाई ये एक इकाई के रूप में ही कार्य करेंगे। और इसमें आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अखिल भारतीय संघ था इसमें सूचियां बना दी थी। कौन सी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, ठीक है, संघ के लिए, राज्य के लिए अलग, और समवर्ती सूची, और इन सूचियों में विषय भी डाल दिए थे। इसमें संघ सूची में 59 थे और इसमें राज्य सूची में 54 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय शामिल कर दिए। एक तो मेन काम ये हुआ था 1935 का भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे जो अवशिष्ट शक्ति थी, रिड्यूसरी पावर बोलते हैं जिसको, अवशिष्ट शक्तियां ये वायसराय को दे दी थी, वायसराय को दी गई। आप ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देशी रियासतों ने इसमें क्या किया, इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया। और ये फिर संघ बने को नहीं, देशी रियासतें ने शामिल होने से इनकार कर दिया भाई, इनकार कर दिया, और फिर एक संघ का रूप ले ही नहीं सका। दूसरा मेन काम क्या, प्रांतों का जो द्वैध शासन था वो तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। यानी कि इनका भी वो हुआ था, आपको पता होगा इस पे जो काम था ये 1937 में शुरू की गई थी, 1939 में इसको समाप्त कर दिया था। यानी प्रांतों का जो द्वैध शासन आपको पता है 1919 में लागू किया था ना, और जो केंद्र था, केंद्र में द्वैध शासन 1935 से लागू किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो विषय थे 2 भागों में बांट दिया था, वही जो राज्यों में बांटा था, एक है हस्तांतरित
और दूसरा आरक्षित विषय। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 11 प्रांत है दोस्तों। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्वि सदन बनाया गया, यानी कि 2 सदन बनाए गए थे। ठीक है, आपको पता है दलित जाति, महिला वर्ग, ठीक है, महिला मजदूर के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, ठीक है, इसमें ये व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे भारत शासन जो परिषद थी 1858 की, भारत शासन परिषद, उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1858 की भारत शासन परिषद, जिसमें मैंने बताया था 15 सदस्य होते थे जो पार्टिसिपेट किसके लिए करते थे, वो सचिव को रिपोर्ट करते थे। इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इसके बाद में मताधिकार का विस्तार कर दिया भाई, मताधिकार का विस्तार। मताधिकार का जो विस्तार किया था, कितना किया था? 10% जनसंख्या को, 10% जो जनसंख्या है वो मत डाल सकता है। इससे पहले आपने देखा था जो टैक्स देता था, जो साहूकार होता था, जो पढ़ा लिखा था, सिर्फ ही उन्हीं को राइट था। लेकिन इसके बाद बढ़ा के 10% जो पॉपुलेशन है उसको मत का अधिकार दिया गया। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे, एक आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना। इसका काम क्या था? इसका काम था दोस्तों मुद्रा और साख पर नियंत्रण, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण, ये आप ध्यान रखना है हमारे को। इसके बाद में बात करेंगे संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी आयोग या कमीशन गठित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम की, 1947। दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उससे लेकर 1947 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, काफ़ी बड़े लेवल पर बदलाव हो चुका था। आपको पता है इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने ऑटोनोमस जो स्टेट है, डोमिनियन स्टेट का तो दर्जा देने की बात कही थी, ठीक है। और इसके बाद में आपको पता है अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव आया, बेवल योजना आई, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में आपको पता होगा भारतीयों को संविधान बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। लेकिन भारत शासन अधिनियम आया था, आपको यह भी पता होगा ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो गया था, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, ठीक है। और जो इटली थे, इटली वहां के प्रधानमंत्री बने, इटली वहां के प्रधानमंत्री बने, और उसने घोषणा कर दी, कब की थी? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की ताकि हम 30 जून 1948 तक क्या करेंगे? भारत को सत्ता का उत्तरदायी
हस्तांतरण, यानी कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे उनको सत्ता का हस्तांतरण ये लोग कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन जैसे ये घोषणा हुई 20 फरवरी को, तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों हंगामा करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने हंगामा शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। और जब आपको पता है दोस्तों 3 जून 1947 को कहा गया कि जो ये संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है, ये उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसको पसंद नहीं करते हैं या फिर उसके अंदर नहीं आना चाहते। तो खुला खुला मैसेज दे दिया ताकि भाई ये पार्टीशन होगा। और आपको पता ही होगा जब माउंटबेटन आए थे तो ये भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। 3 जून 1947 को ये घोषणा हो गई थी ताकि ये जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा है ये उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों फिर क्या हुआ, माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए। ठीक है, गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए और आपको पता है उसने एक योजना पेश की, ठीक है। और वो योजना क्या थी, भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र के रूप में विभक्त किया गया। आपको यह भी पता होगा दोस्तों इसका जो मेन कार्य क्या क्या थे ये हम देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाक 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का निर्माण हुआ। स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का निर्माण हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को। आपको यह भी बात पता होगा दोस्तों इसमें राष्ट्रमंडल में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। आपने देखा होगा जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वे वही गेम है। राष्ट्रमंडल में भारत तो शामिल हो गया था, भारत तो इसमें शामिल हो गया लेकिन पाकिस्तान नहीं हुआ था। आपको यह भी पता होगा वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया था। वायसराय का पद समाप्त और उसकी जगह पर क्या बना दिया, गवर्नर जनरल का पद। यानी कि वायसराय का पद कब सर्जन हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे, लेकिन खत्म कब हुआ, 1947 में। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं गवर्नर जनरल का जो पद का सर्जन था वो किसको करना था, जिसकी नियुक्ति कौन करना था, नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर, नए कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज के द्वारा, ये सोचने की बात है, ब्रिटिश ताज के द्वारा इसकी गवर्नर जनरल को वो करवानी थी। ठीक है, और इस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं होगा भाई, यानी कि ब्रिटेन का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। ये चीजें हमारे को याद रखनी है। इसके बाद में आपको पता होगा 2 स्टेट बन गए थे। ठीक है, और भारत सचिव का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया था। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था आपको पता ही होगा, मैंने 1858 में पढ़ाया था। इसके बाद में जो रियासतें थी, रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी। ठीक है, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन था।
माउंट बेंटन। अगर हम भारतीय की बात करेंगे तो वो सी राजगोपालाचार्य था, सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, भारत यानी स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेंटन। लेकिन पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचार्य। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा कालाक्रम, यानी कि ठीक है, ये पूरा पूरा भारत शासन अधिनियम था। इसके अलावा जो हम बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि थी दोस्तों, वो हमने देखी है। और दोस्तों यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जब आप दिल्ली पुलिस वगैरह का एग्जाम देने जाओगे या प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखोगे, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, बारीकी से पढ़ना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में।